हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैनेज ऑथर वाले पेज का कोड कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कि हमारा जो रिकॉर्ड था वो डिलीट भी हो रहा था और एडिट भी सक्सेसफुल हो रहा था। तो अब हम करेंगे ऐड बुक। ओके। ऐड कैटेगरी को हम ऐड कर चुके हैं, मैनेज कर चुके हैं, ऑथर को हम ऐड कर चुके हैं और डिस्प्ले डिलीट एडिट कर चुके हैं। अब वही काम हम करेंगे बुक के साथ। तो हम ऐड करेंगे बुक को, और बुक ऐड करते समय आपको जो है, अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, मैंने यहाँ पे एक इमेज भी लिया हुआ है। मैं इसको ब्राउज़र के साथ ओपन कर लेता हूँ। इमेज को हम ब्राउज़र के साथ भी ओपन कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर दिया गूगल क्रोम के साथ। तो कुछ इस तरीके का हम बनाने वाले हैं। तो जब हम बुक ऐड करेंगे तो हमें दो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाने हैं, एक कैटेगरी का और एक ऑथर का। तो ये जो कैटेगरी वाला डेटा है और ऑथर वाला जो डेटा है जो ड्रॉप डाउन में आएगा वो हमारा डेटाबेस से आएगा, जो हम ऑलरेडी कैटेगरीज और बुक्स ऐड कर चुके हैं। वही ऑथर्स एंड कैटेगरीज हमें ये ड्रॉप डाउन में दिखाना है। और कैटेगरीज में केवल वही दिखाऊंगा ड्रॉप डाउन में जो कौन सी रहेंगी, एक्टिव वाली कैटेगरीज रहेंगी। ओके। इनएक्टिव कैटेगरी हमें ड्रॉप डाउन में नहीं दिखाना है बुक को ऐड करते समय। एंड उसके अलावा हमें यहाँ पे इमेज भी अपलोड करवाना है। तो इमेज अपलोड करना वैसे हम सीख चुके हैं फूड ऑर्डरिंग वाले प्रोजेक्ट में, तो कुछ ऐसा नया नहीं है। बट अगर आपने फूड ऑर्डरिंग वाला प्रोजेक्ट नहीं देखा है तो आपके लिए नया है। तो उस प्रोजेक्ट को भी आप ज़रूर देखिए, उसमें आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। फूड ऑर्डरिंग वाला प्रोजेक्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ओके। तो इमेज अपलोड करने के लिए हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करना पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर। तो सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर जाके आप लास्ट में जाओगे, और कहीं पे भी वैसे कर सकते हैं लेकिन लास्ट में हम जाते हैं। और ये जो डिफ़ॉल्ट ऑटो फील्ड दिया है इसके नीचे आके मैं बता दूंगा मीडिया अंडरस्कोर, मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल कैपिटल लेटर में मैं बता दूंगा मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल। तो मीडिया यूआरएल में हमने दे दिया स्लेश मीडिया स्लेश, और इसके नीचे आके हमने दे दिया मीडिया रूट। तो मीडिया रूट में आपने दे दिया बेस डायरेक्टरी स्लेश मीडिया। बेस अंडरस्कोर डी आई आर, ये आपके इसी फाइल के अंदर बेस अंडरस्कोर डी आई आर एक वेरिएबल है। इसके अंदर क्या होता है, बेस फोल्डर जो हमारा होता है, जो हमारा रूट फोल्डर होता है, जो हमारा रूट फोल्डर है वो कौन सा है, बैकएंड फोल्डर। तो बैकएंड फोल्डर की लोकेशन हमें इसके थ्रू मिल जाती है। अब बैकएंड फोल्डर के अंदर हमारा मीडिया नाम का एक फ़ोल्डर बन जाता है। जब भी हम फाइल्स अपलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मीडिया फ़ोल्डर बन जाता है और सारी फाइल्स हमारी वहाँ पे अपलोड होती हैं। कोई भी फाइल्स हो, इमेजेस हो, पीडीएफ हो, वर्ड फाइल हो, तो सारी फाइल्स हमारी यहाँ पे अपलोड होती जाती हैं। अब इसके अंदर भी कोई फ़ोल्डर हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके मॉडल्स पर, मॉडल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कि जैसे आपने यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपने बताया है अपलोड टू बुक अंडरस्कोर कवर्स। तो मीडिया फोल्डर के अंदर फर्दर एक फोल्डर बन जाएगा बुक अंडरस्कोर कवर्स नाम का। तो रूट फोल्डर के अंदर मीडिया फोल्डर, उसके अंदर फिर आपका ये वाला फोल्डर, और उसके अंदर फिर आपकी इमेजेस रहने वाली हैं बुक की। बुक के जो कवर इमेजेस रहेंगे वो आपके इस लोकेशन पे स्टोर होंगे। एंड ये जो हमने दिया है मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल, ये तो हमारा जो हमारे लोकल सिस्टम में जो पाथ रहेगा उसके लिए हमने बताया। और मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल जो रहेगा हमारा, वो किस उससे आप क्या कर सकते हो, फ्रंट एंड पे जब आप इमेजेस दिखाओगे तो हर एक इमेज का क्या होता है, कुछ ना कुछ यूआरएल होता है। जब आप किसी इमेज को राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करते हो तो आप देखोगे उसका कुछ ना कुछ यूआरएल रहेगा। तो वो
इमेजेस हमारी ब्राउज़र पे यूआरएल पे एक्सेस हो पाएँ, तो उसके लिए हम मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल का यूज़ करते हैं। इसमें हमने बता दिया ये हमारी सारी इमेजेस जो हैं मीडिया फोल्डर के अंदर हैं, एंड उसके अलावा हमारे जो यूआरएल हैं इमेजेस के वो बन पाएँ तो हम जाएंगे हमारे urls.py फाइल में। ठीक है, अब आप देखोगे आपका जो प्रोजेक्ट वाला जो फोल्डर है बैकएंड नाम का, उसके अंदर एक पहले से हमें फाइल मिली हुई है, कौन सी, urls.py। तो उसको हमें ओपन करना है। ये वाली जो फाइल है वो तो हमारे ऐप के अंदर है, बट हमारे पास एक और urls.py फाइल है जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो urls.py फाइल है उसको हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके आप क्या करोगे, इसको आप कमेंट करके भी मैं आपको यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, ठीक है, ये आप समझ तो गए होंगे, है ना, ये लिखा हुआ है URL टू एक्सेस मीडिया फाइल्स। ठीक है, जो भी हमारी मीडिया फाइल्स हैं, इमेजेस, पीडीएफ्स वगैरह, उनको हम एक्सेस कर पाएँ। और ये हमारा क्या है, डायरेक्टरी टू स्टोर मीडिया फाइल्स, मतलब कहाँ पे एक्चुअल में हमारे डिस्क में कहाँ पे इमेजेस स्टोर हो रही हैं, वो लोकेशन हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले urls.py के अंदर। ठीक है, ऐप वाले के अंदर नहीं, प्रोजेक्ट वाले urls.py के अंदर आप आओगे, और यहाँ पे आप आपका ये जो यूआरएल पैटर्न्स आपके पास, ये क्या है, एक लिस्ट है, इसमें सारे यूआरएल पाथ आपने बताए थे, बट अभी हमें इमेजेस के लिए भी यूआरएल पैटर्न बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे urls यूआरएल पैटर्न्स, ये जो हमारा लिस्ट है इसी को हमने प्लस इक्वल टू कर दिया। प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जो पहले है वो भी रहेगा, और जो नया हमने लिखा है वो उसी में अपेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसके लिए इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेटिंग्स इसको मिल नहीं रहा और स्टैटिक भी इसको मिल नहीं रहा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, फ्रॉम जेंगो डॉट कन्फिग्रेशन इम्पोर्ट सेटिंग्स। क्योंकि ये जो दोनों वेरिएबल हैं, मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल और मीडिया अंडरस्कोर रूट, ये किसके अंदर हैं, ये हैं हमारे सेटिंग्स वाली फाइल के अंदर। ठीक है, और ये स्टैटिक के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम जेंगो डॉट कन्फिग्रेशन डॉट urls डॉट स्टैटिक इम्पोर्ट स्टैटिक। ठीक है, तो ये दो इंपोर्ट स्टेटमेंट अभी आपको लिखने हैं। एक आपने स्टैटिक को इंपोर्ट किया, और एक आपने सेटिंग्स को इंपोर्ट किया। ठीक है, मीडिया फाइल्स टू सर्व मीडिया फाइल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, मीडिया फाइल्स जो हैं हमारी, उसको सर्व करने के लिए हम इसको इंपोर्ट करते हैं, और ये डेवलपमेंट टाइम पे हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, मतलब जब आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। वो मैं आपको जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपको डिप्लॉयमेंट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम डिप्लॉयमेंट भी सीखेंगे, बट ये अभी हम लोकल सिस्टम पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या बताया है, यहाँ पे हमने बताया कि जितनी भी हमारी फाइल्स रहेंगी इस लोकेशन पे, मीडिया अंडरस्कोर रूट वाली लोकेशन पे, तो उसको हमें सर्व करना है ब्राउज़र पे, हम यूआरएल के थ्रू उसको सर्व कर पाएँ। तो ये हमने बता दिया, तो उस हिसाब से यूआरएल पैटर्न्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे। ओके, एंड ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान से कर लेना, एक ये urls.py के अंदर, और settings.py के अंदर आपको ये दो चीज़ें करना है। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स के अंदर आपको बताना है मीडिया अंडरस्कोर रूट, जो आपके आपका जहाँ पे manage.py फाइल होता है, वहाँ पे एक मीडिया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा बेस फोल्डर के अंदर। एंड ये आपने बता दिया कि हम ब्राउज़र पे हमारी इमेजेस को देख पाएंगे, उनका एक पाथ क्रिएट हो पाएगा। ओके,
अब आप जाओगे, एक नया फाइल क्रिएट कर लोगे। अब हम जाते हैं पेजेस के अंदर और एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमें बुक ऐड करना है, तो मैंने इसका नाम दे दिया एड बुक, एड बुक .jsx. तो हमने एक नया फाइल बना लिया adbook.jsx। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RAFCE। तो मैं चाहूँ तो RAFCE का यूज़ कर सकता हूँ। RAFCE हिंट क्यों नहीं आ रहा है मुझे? क्या हो गया? ठीक है, लगता है हमारा एक्सटेंशन हट गया है क्या? ठीक है, ये एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल तो किया था, बट ये एक्सटेंशन शायद इसको मिल नहीं रहा। ES7 ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारा। नहीं, ये वाला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ES7 प्लस रिएक्ट रेडक्स रिएक्ट नेटिव, इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, शायद ये एक्सटेंशन मेरा हट गया है। ये ऊपर वाला तो इंस्टॉल्ड है, बट ये हिंट क्यों नहीं आ रहा इसमें? ठीक है, हिंट अभी आ नहीं रहा, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ, किसी पेज में चले जाता हूँ, लाइक एड बुक है, और हम चले जाते हैं अभी एड ऑथर में। एड ऑथर में चले जाते हैं और इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी हिंट्स नहीं आ रहे हैं मुझे, शायद कुछ मुझे क्लोज करके मैं इसको चलाऊंगा VS कोड को, तो शायद आने लगेंगे। ओके, तो एड बुक के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया किसको, एड ऑथर को, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एड बुक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एड बुक, और लास्ट में हम चेंज कर देंगे इसको। एंड पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा एड बुक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से यहाँ पे जो फाइल का नाम होता है वही आपको देना है, यहाँ पे एड बुक, और यहाँ पे आपको देना है एड बुक। ओके, इंपोर्ट स्टेटमेंट सब वही रहेंगे, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड एक्सीओस हमारा रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। उसके बाद बैकएंड पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम एक्सीओस को यूज़ करेंगे। यूज स्टेट आपको पता है, जो स्टेट मैनेज करने का काम होगा। यूज इफेक्ट साइड इफेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे API वगैरह कॉल करना है हमें पेज लोड होने पर, तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट को यूज़ करेंगे। और नोटिफिकेशन के लिए हम टोस्ट को यूज़ करेंगे। यूज़ नेविगेट से हम रीडायरेक्ट करवा पाएंगे प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, फिर इसमें कौन कौन सी हमें फील्ड्स चाहिए, तो आप मॉडल्स में जाके चेक कर सकते हो कि आपके बुक वाले मॉडल में कौन कौन सी फील्ड्स हैं। उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने स्टेट वेरिएबल्स बनाओगे, और उस हिसाब से आप फॉर्म्स के अंदर फील्ड्स बनाओगे। तो मुझे ये सारी फील्ड्स, हमें बुक का डेटा लेना है तो हमें ये सब चाहिए। बुक का टाइटल, कैटेगरी, ऑथर, ISBN नंबर, प्राइस, क्वांटिटी, और बुक का कवर इमेज। ठीक है, आपको मैं मॉडल्स के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये हमारा बुक का मॉडल था। ठीक है, इसमें कैटेगरी और ऑथर ये दोनों क्या थे, फॉरेन की थे। ठीक है, तो इनका जो डेटा आएगा वो हमें हमें कैटेगरी मॉडल और ऑथर मॉडल से मिल पाएगा। तो हम जाते हैं और ये सारे फील्ड्स के अकॉर्डिंग हम
पहले तो स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। तो मुझे चाहिए टाइटल, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको, मैंने टाइटल कर दिया, टाइटल सेट टाइटल, और यहाँ पे हमारा आ गया कैटेगरी, कैटेगरी और सेट कैटेगरी। और इन सब में हम क्या दे देंगे, ब्लैंक स्ट्रिंग दे देंगे, क्योंकि ये फॉर्म से हमारे पास टेक्सचुअल डेटा आने वाला है। लोडिंग को आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको लोडिंग इफेक्ट दिखाना हो, स्पिनर दिखाना हो, तो आप दे सकते हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओथर्स, ओथर्स, ओथर्स एक बनेगा। हाँ, ओथर्स के लिए हमने क्या कर दिया, एक लिस्ट यहाँ पे एक एरे बना लिया, एरे ब्लैंक एरे दे दिया, क्योंकि ओथर्स हमारे पास मल्टीपल ओथर्स आएंगे जो हमें ड्रॉप डाउन के अंदर दिखाना है। ठीक है, बट उससे पहले ओथर्स से पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे ओथर आईडी की जगह ओथर रख लेता हूँ मैं, सेट ओथर। ठीक है, ओथर एंड सेट ओथर, ये तो हमारा ड्रॉप डाउन के लिए रहेगा, और ये हम यूज़ करेंगे जो हम बैकएंड पे ओथर को भेजेंगे, ओथर सेट ओथर। जो ओथर हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में से, वो हमारा इसमें आएगा। एंड इसके बाद हमारा इसी तरीके से कैटेगरी हो जाएगा, कॉन्स्ट आईएसबीएन भी रहेगा। ठीक है, आईएसबीएन का हम यूज़ करेंगे, और आईएसबीएन के अलावा हमारा रहेगा प्राइस, कॉन्स्ट प्राइस। तो यहाँ पे मैं प्राइस का यूज़ कर लूँगा, प्राइस सेट प्राइस। ठीक है, उसके अलावा क्या बचेगा, ओथर हो गया, आईएसबीएन हो गया, कैटेगरी भी हो गया, टाइटल कैटेगरी ओथर आईएसबीएन प्राइस और क्वांटिटी। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्राइस के बाद हमारा हो जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, बुक का टाइटल रहेगा, ओथर कैटेगरी रहेगा, ओथर हम जो सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, कैटेगरी जो सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, उसके अलावा आईएसबीएन नंबर। ठीक है, आईएसबीएन क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। फिर प्राइस, क्वांटिटी एंड ऑथर्स, हमारा ड्रॉप डाउन में जो डेटा हमें दिखाना है उसी तरीके से हमें कैटेगरी के लिए भी दिखाना है। ठीक है, हमारे पास कैटेगरी वाला ड्रॉप डाउन भी रहेगा, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ कैटेगरीज, कैटेगरीज, कैटेगरीज और सेट कैटेगरीज। इन दोनों में हमने ये ब्लैंक एरे का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे बैकएंड से। ठीक है, जितने भी हमने ऑथर्स ऐड किए होंगे और जितने भी हमने कैटेगरीज ऐड किए होंगे, तो वो हमारे पास आएंगे बैकएंड से। और यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग आएगी। ठीक है, ऑथर्स, और ये हमारा हो जाएगा कैटेगरीज। उसके अलावा लोडिंग इफ़ेक्ट के लिए हम लोडिंग को यूज़ करेंगे, और अगर आप चाहो तो एक और लोडिंग इफ़ेक्ट डाल सकते हो ड्रॉप डाउन के लिए, क्योंकि जो ड्रॉप डाउन में डेटा आएगा वो भी बैकएंड से आएगा, तो उसके लिए भी आप एक लोडिंग इफ़ेक्ट लगा सकते हो। तो मैंने एक और बना लिया यहाँ पे, लोडिंग ड्रॉप डाउन नाम का, ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, मैंने बना दिया लोडिंग ड्रॉप डाउन्स, और यहाँ पे कर दिया सेट लोडिंग ड्रॉप डाउन्स, सेट लोडिंग ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, तो ये लोडिंग इफेक्ट दिखाने के लिए ये हम हमारा बटन के लिए रहेगा, बटन पे जो हम लोडिंग इफेक्ट दिखाएंगे उसके लिए, और ये जो हमारा रहेगा वो ड्रॉप डाउन के लिए रहेगा। शुरू में दोनों के अंदर फॉल्स रख दिया।
ठीक है, इसके अलावा बुक का इमेज भी रहेगा। तो बुक के इमेज के लिए, ठीक है, बुक का जो इमेज रहेगा वो एक फाइल रहेगी, है ना, एक फाइल ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया कवर फाइल। बुक का जो कवर इमेज रहेगा, कवर फाइल में नाम दे देता हूँ, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, कवर फाइल। और यहाँ पे मैंने कर दिया सेट कवर फाइल। ठीक है, तो इसके अंदर हम इमेज रखने वाले हैं जो कि एक फाइल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम इनिशियली क्या रखेंगे, नल रखेंगे। ओके, तो ये समझ में आया। टाइटल, कैटेगरी, ऑथर, आईएसबीएन, प्राइस, क्वांटिटी, और ये दोनों हमारे ड्रॉप डाउन के लिए हो गए। ठीक है, मैं अलग अलग रख देता हूँ। ठीक है, ये सारे तो हमारे फील्ड्स हो गए सारे, जो फॉर्म से हमें मिलेगा डेटा। और ये दोनों हमारे ड्रॉप डाउन के लिए हो गए। उसके अलावा ये लोडिंग इफेक्ट के लिए हो गए। ठीक है, फिर उसके नीचे हमने यहाँ पे नेविगेट फंक्शन हमें मिल जाएगा, और नेविगेट फंक्शन से हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, एडमिन यूज़र को लोकल स्टोरेज से निकाला और चेक कर लिया। अगर एडमिन यूज़र नहीं मिला तो हम रीडायरेक्ट करवा देंगे लॉगिन पेज पे। और अगर मिल गया तो फिर हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन के लिए हमें डेटा मिल जाए। तो हम यहाँ पे लगा देंगे फैच ड्रॉप डाउन्स। फैच एक फंक्शन बना लेते हैं, फैच ड्रॉप डाउन डेटा, फैच ड्रॉप डाउन डेटा। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन का नाम दे दिया फैच ड्रॉप डाउन डेटा। अभी ये मैंने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे फैच ऑथर्स की जगह में क्या लगा देता हूँ, फैच ड्रॉप डाउन डेटा बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया फैच ड्रॉप डाउन डेटा। और अब ड्रॉप डाउन में जो डेटा हमें दिखाना है वो कैटेगरी वाला डेटा भी दिखाना है, और ठीक है, आपको पता है हमें कैटेगरीज भी दिखाना है और मुझे ऑथर्स भी दिखाना है। तो दो एपीआई को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो लोडिंग इफेक्ट के लिए मैंने सेट लोडिंग ड्रॉप डाउन्स, हमारा ये जो सेटर फंक्शन है, शुरू में तो हमने फॉल्स रखा है। अब जैसे ही रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट भेजने से जस्ट पहले हमने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। और उसके बाद हम ट्राई और एक्सेप्ट लगाएंगे। हम्म, ठीक है, तो ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमें दो रिस्पॉन्स मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, हम अलग अलग ना कॉल करके यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं किसका, अवेट प्रॉमिस डॉट ओल को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉमिस डॉट ओल से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो आप एपीआई को कॉल करते हो, तो एक साथ मल्टीपल एपीआईज को आप कॉल कर सकते हो पैरेलल में। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया प्रॉमिस डॉट ओल, और इसके अंदर मैं हमारे दोनों एपीआई को कॉल कर दूंगा, एक्सीओस डॉट गेट। ठीक है, अब ये देखते हैं हमें क्या हिंट मिलता है। देखो ये दोनों हमारे कॉल हो जाएंगे, ऑथर्स वाला और कैटेगरीज वाला। दोनों का यूआरएल चेक कर लेना। ऑथर के लिए, ऑथर का डेटा गेट करने के लिए हमारे पास था एपीआई स्लेश ऑथर्स, और कैटेगरी का डेटा गेट करने के लिए हमारे पास था एपीआई स्लेश कैटेगरीज। तो ये दोनों यूआरएल आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, और इन दोनों के लिए ये हमने एपीआई फंक्शंस ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना, ये वही यूआरएल होने चाहिए जो आपने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, दोनों एपीआई से डेटा लेगा। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है, मल्टीपल इसमें हम
मल्टीपल यहाँ पे हम एपीआईज को एक साथ कॉल कर सकते हैं और ये हमें एक सिंगल प्रॉमिस रिटर्न करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट हमें ये रिटर्न करता है और जिसमें हमारे पास दोनों के रिस्पॉन्स होंगे। ठीक है, एक भी अगर यहाँ पे मिस्टेक हुई, मतलब ऑथर्स से डेटा नहीं आया या फिर कैटेगरीज से डेटा नहीं आया, तो हमारा कंट्रोल जो है कैच वाले पार्ट में चले जाएगा। जब ये दोनों प्रॉमिस फुलफिल होंगे तभी हमारे पास डेटा आएगा, और हमारे पास जो डेटा आएगा वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, तो दोनों रिस्पॉन्स हम उस ऑब्जेक्ट से निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कैटेगरी रिस्पॉन्स कॉमा ऑथर रिस्पॉन्स। ठीक है, कुछ भी आपने नाम दे दिए जिनके अंदर आप रिस्पॉन्स को रिसीव करोगे। कैटेगरी रिस्पॉन्स कॉमा ऑथर रिस्पॉन्स, ये दो चीज़ें मैंने रिसीव कर ली। ठीक है, दो हमारे पास रिस्पॉन्स आएंगे, कैटेगरी रिस्पॉन्स और ऑथर रिस्पॉन्स, दोनों को हमने रिसीव कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे। हम्म, अब जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मुझे केवल एक्टिव कैटेगरीज को दिखाना है, तो ये मैं हटा देता हूँ। इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा। देखो, दोनों रिस्पॉन्स आ चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पहले तो फ़िल्टर करना पड़ेगा, मुझे एक्टिव कैटेगरीज चाहिए केवल। तो यहाँ पे मैं करूँगा कॉन्स्ट एक्टिव कैटेगरीज। ठीक है, एक्टिव कैटेगरीज। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूँ। एक्टिव कैटेगरीज को मैंने लिख लिया एक्टिव कैटेगरीज, और यहाँ पे कर दिया कैटेगरी रिस्पॉन्स जो हमें मिला था, कैटेगरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैटेगरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो मुझे फ़िल्टर करना है इसको, तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, डॉट फिल्टर, तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया। देखो, जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो हमें यहाँ पे मिलेंगी कैटेगरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा से। तो एक एक कैटेगरी हमने यहाँ पे कैटेगरी के अंदर ली, कुछ भी नाम दे सकते हो इसका, कैटेगरी नाम दे दिया या फिर सी ए टी नाम दे दिया, या शॉर्ट में हमने इसका सी नाम दे दिया। तो एक एक कैटेगरी मुझे यहाँ पे मिलेगी, और उस कैटेगरी को मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा अगर वो इज अंडरस्कोर एक्टिव है। इज अंडरस्कोर एक्टिव, बैकएंड में हमने जो कॉलम दिया था वो आप चेक कर लो। कैटेगरी के अंदर आपने जो कॉलम दिया था उसका नाम था इज अंडरस्कोर एक्टिव। तो आपने चेक किया, अगर हमारी कैटेगरी जो है एक्टिव है, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी कैटेगरीज को लेते जाएंगे सी नाम के वेरिएबल में, और चेक करेंगे अगर एक्टिव कैटेगरी है तो फिल्टर आउट करके उसको निकाल लो, और सारी की सारी जो एक्टिव कैटेगरीज हैं वो हमें एक्टिव केट्स के अंदर मिल जाएंगी। ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, आपको जो भी नाम देना हो दे सकते हो। अब ये जो एक्टिव कैटेगरीज मेरे पास आई हैं, इनको मैं सेट करवा दूंगा हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर। तो मैंने लिखा सेट कैटेगरीज और यहाँ पे दे दिया एक्टिव कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऑथर्स को सेट कर देंगे, सेट ऑथर्स, और जितने भी हमारे ऑथर्स हैं, हमें जो बैकएंड से जो भी ऑथर मिले हैं उनको हम सेट करवा देंगे, ऑथर रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, बैकएंड से जो भी हमें ऑथर मिले होंगे वो हमने सेटर वेरिएबल के थ्रू सेट करवा दिए, किसमें, हमारे ऑथर्स नाम के स्टेट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अभी आप आउटपुट देखोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, और वीडियोस आप स्टार्टिंग से फॉलो करो पहले वाले लेक्चर से, तो आपको सब क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर हमारा कैटेगरीज वगैरह लोड नहीं हो पाया तो हम दिखा देंगे यहाँ पे फेल्ड टू लोड ऑथर्स और
कैटेगरीज। ठीक है, फिर हम एक बना लेंगे फाइनली। ठीक है, एक फाइनली बना दिया और उसमें हमने सेट लोडिंग ड्रॉप डाउन्स को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। रिक्वेस्ट भेजते समय, भेजने से पहले, जस्ट पहले हमने इसको ट्रू कर दिया था ताकि लोडिंग इफेक्ट हम दिखा पाएँ। और जब तक हमारा डेटा बैकएंड से आता है तब तक लोडिंग इफेक्ट दिखेगा, और जैसे ही आता है, आ जाता है, तो फिर हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा हैंडल सबमिट। ओके, ठीक है, या तो मैं पूरा पहले ये लॉजिकल वर्क कर लूँ या साथ ही साथ मैं थोड़ा डिज़ाइनिंग वर्क भी कर सकता हूँ। क्योंकि आप साथ साथ देखते रहते हैं तो आपको जल्दी समझ में आता है। वैसे मेरे पास डिज़ाइन ऑलरेडी यहाँ पे ये इमेज के फॉर्म में बना हुआ है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा होगा। अब जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो मुझे सारा का सारा डेटा रिसीव करना है और हमें जो है डेटा इंसर्ट करवाना है, तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको भी करते हैं हैंडल सबमिट। सबसे पहले हम इवेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिसीव करेंगे और हम प्रिवेंट करेंगे फॉर्म को रीलोड होने से। हम नहीं चाहते कि हमारा फॉर्म जो है रीलोड हो, तो प्रिवेंट फॉर्म डिफ़ॉल्ट सबमिशन। ठीक है, ताकि पेज रीलोड ना हो। और सेट लोडिंग को हमने ट्रू कर दिया ताकि हम बटन पे स्पिनर वाला इफेक्ट हम दिखा पाएँ। तो रिक्वेस्ट भेजने से जस्ट पहले हमने इसको ट्रू कर दिया। अब एक चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जो डेटा भेजेंगे इस बार, उसमें हमारे पास इमेज भी रहेगा। तो जब आप इमेज वाला डेटा भेजते हो, मतलब जब आपके पास कोई फाइल होती है टेक्सचुअल डेटा के अलावा, देखो बाकी सब डेटा कैटेगरी, आईएसबीएन नंबर, क्वांटिटी वगैरह, ये सब तो टेक्सचुअल डेटा है ना, ये सब टेक्स्ट फील्ड्स हैं हमारी। तो ये सब डेटा तो हम सिंपल जेसन से भेज सकते हैं। बट अगर बात करें इमेज की या फिर कोई दूसरी फाइल हो, तो उनके लिए हम सिंपल जो जेसन है ना, सिंपल जेसन से हम फाइल को सेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइल में क्या होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा उसको बोलते हैं। कोई भी फाइल है जैसे इमेज है, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। इमेज का नाम होता है, इमेज का साइज होता है, टाइप होता है। ठीक है, तो उसको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा बोलते हैं। तो उसको हम हैंडल करने के लिए यूज़ करेंगे फॉर्म डेटा का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म डेटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैंने लिखा न्यू फॉर्म डेटा, न्यू फॉर्म डेटा। ठीक है, तो फॉर्म डेटा क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे इसका मीनिंग भी सब लिख के आ रहा है। फॉर्म डेटा इंटरफेस प्रोवाइड्स अ वे टू कंस्ट्रक्ट अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में हम इसमें डेटा डालते हैं, और विच कैन बी सेंट यूजिंग दी विंडो फैच एक्सएमएल। अलग अलग तरीके से फिर हम रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो कुछ हिंट नहीं आ रहा यहाँ पे। ठीक है, न्यू फॉर्म डेटा, पहले तो हम इसको रिसीव कर लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा। कॉन्स्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल है जो हमारा ऑब्जेक्ट बन के आएगा, उसको हम रिसीव कर लेंगे फॉर्म डेटा के अंदर। तो फॉर्म डेटा से हमें क्या हेल्प मिलेगी, ये देखो, ये हिंट आ गया अभी यहाँ पे। कमेंट मैंने लिख दिया, क्रिएट फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट फॉर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि यहाँ पे इमेज भी है जिसको हम मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा बोलते हैं, और हमारे पास टेक्सचुअल डेटा भी है, तो दोनों को बंडल करके हम बैकएंड पे भेजेंगे। और फॉर्म डेटा से हम ये कर सकते हैं, सिंपल जेसन से हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इमेज के केस में हम फॉर्म डेटा को यूज़ करते हैं। अब इसमें हम की वैल्यू के फॉर्म में सारा डेटा एक एक करके डालते हैं। जैसे हम टाइटल को अपेंड कर देंगे फॉर्म डेटा के अंदर, फिर हम कैटेगरी को भी अपेंड कर देंगे, जो भी हमें फॉर्म से डेटा मिलेगा।
पहले अगर टेक्सचुअल डेटा की बात करें तो टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गया, ऑथर हो गया, फिर उसके बाद हमारा आईएसबीएन हो गया, और प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो इमेज रहेगा, इमेज के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, आपने चेक कर लिया। इफ़ कवर फाइल, इमेज के लिए आप कंडीशन लगाओगे तो और ज़्यादा अच्छा है। हमने चेक कर लिया, अगर कवर फाइल हमें मिला है ना, इमेज अगर मिली है, वैसे तो मैं रिक्वायर्ड रखूँगा फ्रंट एंड में, बट ठीक है, कंडीशन भी आप लगा सकते हो। अगर इमेज आपको मिला है तो आपने उसको उसको भी अपेंड कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। हमने क्या किया, फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमें इस बार दोनों चीज़ों को हैंडल करना है, टेक्सचुअल डेटा प्लस हमारा फाइल, इमेज फाइल। तो उसको हम सिंपल जेसन से सेंड नहीं कर पाएंगे बैकएंड पे, तो उसके लिए हमने फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हमने की वैल्यू के फॉर्म में सारा डेटा डाल दिया। अब मुझे ये डेटा भेजना है बैकएंड पर, और सेट लोडिंग को मैं ऑलरेडी ट्रू कर चुका हूँ। आप चाहो तो इसको ऊपर लिखो या फिर नीचे यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है कि ये ऊपर लिखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट हमने रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले इसको ट्रू कर दिया। ओके, तो अब रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमने क्या किया, अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट का यूज़ किया, और हमें बुक ऐड करना है। तो अभी तो हमने इसका बैकएंड एपीआई नहीं बनाया है, हम आगे बनाएंगे। तो एपीआई स्लेश बुक्स स्लेश एड नाम का मैं बना दूंगा। ठीक है, अभी मैंने बनाया नहीं है। और ये फॉर्म के अंदर मुझे जितना भी डेटा हमारे पास आ चुका है, अपेंड होके सब कुछ आ चुका है, फील्ड्स का सारा डेटा, टेक्सचुअल डेटा प्लस इमेज वगैरह सब इसके अंदर है। तो ये फॉर्म डेटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, फॉर्म डेटा। और उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, हेडर्स। हेडर्स वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म डेटा जो है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा भेजता है। अगर लिखा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। हेडर्स में आपने लिख दिया कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और इसको हटा दिया। ठीक है, तो ये आप देख लेना ध्यान से, कॉमा फॉर्म डेटा कॉमा, ये आपका ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर आपने ये हेडर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हेडर्स में आपने बता दिया मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। वैसे नहीं भी लिखोगे तो डिफ़ॉल्ट होता है ये, है ना, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। ठीक है, अब हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, हमारे पास रिस्पॉन्स आया, ये रिक्वेस्ट हमने भेजा, रिस्पॉन्स आया। तो रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुल रहा तो हमने दिखा दिया बुक। अगर बैकएंड से कुछ मैसेज हमें मिला तो वो दिखा देंगे, अदरवाइज हमने खुद से एक मैसेज दे दिया, बुक एडेड सक्सेसफुली, बुक एडेड सक्सेसफुली। और उसके बाद हमें सबको ब्लैंक कर देना चाहिए। तो ये अच्छा हमें ऑप्शन मिल रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, टाइटल को, कैटेगरी को, मतलब पूरे फॉर्म को, हमारा फॉर्म जब सबमिट हो गया और हमारा डेटा ऐड भी हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, सारे के सारे जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको ब्लैंक कर देना चाहिए। तो सेट टाइटल को हमने ब्लैंक कर दिया, कैटेगरी को, ऑथर को, आईएसबीएन को, प्राइस को, क्वांटिटी को। और इमेज के लिए क्योंकि वो एक फाइल फील्ड है तो उसमें हमें नल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फाइल ऑब्जेक्ट, तो शुरू में हमें नल रखना पड़ेगा। और फैच ड्रॉप डाउन, इसको हालांकि हटाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या किया है, फैच ड्रॉप डाउन मतलब फिर से नया डेटा आ जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फैच ड्रॉप डाउन कर दिया ताकि अगर कुछ ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट किया होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वापस अ, फिर से डेटा आ जाएगा। ठीक है, वैसे इस लाइन की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, बार बार हिंट आ रहा है ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लाइन को रखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एल्स पार्ट।
एल्स पार्ट में हमने दिखा दिया फेल्ड टू क्रिएट, फेल्ड टू क्रिएट बुक कर देते हैं। और केच पार्ट में हम कर देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो फेल टू एड बुक, इस तरीके से दिखा सकते हो। फाइनली में आपने सेट लोडिंग में कर दिया फॉल्स, ताकि हमारा जो बटन है वो वापस नॉर्मल हो जाए। अदरवाइज जब तक हमारा इसमें ट्रू रहेगा लोडिंग के अंदर, तो हम उसमें एक स्पिनर इफेक्ट दिखाएंगे। ओके, तो ये हमारा लॉजिकल काम पूरा हो गया। एपीआई अभी बनाना बाकी है। अब हम फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो देखो, एड ऑथर में तो मैंने क्या किया था, एक टेबल भी बनाया था, बट अभी मुझे टेबल नहीं चाहिए क्योंकि मेरा फॉर्म ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है। अगर मैं बात करूं ऑथर और कैटेगरीज, तो छोटा सा फॉर्म था। ठीक है, छोटा सा फॉर्म था, तो मैंने साइड में ये डेटा डिस्प्ले भी कर दिया था। ठीक है, अभी देखो ये लोडिंग इफेक्ट आ रहा है, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है शायद। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेबल और हमारा क्या बोलते हैं इसको, डेटा क्यों नहीं आ रहा, शायद बैकएंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या। बैकएंड हमारा चालू नहीं है। बैकएंड को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बैकएंड चालू नहीं है, तो ये लोडिंग इफेक्ट अभी आपको साफ साफ दिख रहा है। आप जाओगे यहाँ पे एड ऑथर में, हम्म, ये मैसेज भी आ रहे हैं, और अगर मैनेज ऑथर में जाएंगे तो ये इस तरीके से लोडिंग इफेक्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो बैकएंड को एक बार चालू कर लेते हैं। बैकएंड चालू हो गया। अब एड बुक, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मुझे टेबल नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैंने ये जो कोड कॉपी किया था उसमें क्या था, मेरे पास टेबल भी था, क्योंकि ये तो हमने कौन सा कोड कॉपी कर लिया था, एड ऑथर वाला कोड कॉपी किया था। तो इसमें ये 7 साइज का जो कॉलम बनाया है, ये पूरा कॉलम में हटा दूंगा। ठीक है, ये पूरा जो डिव था, हमने एक कॉलम बनाया था 7 साइज का, वो मैंने हटा दिया। मैंने बस एक ही कॉलम रखा जिसके अंदर हमारा फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो हम इसको साथ साथ दिखाते जाएंगे, आउटपुट हम देखते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एप डॉट JSX के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे एक नया राउट दे देते हैं बुक ऐड करने का। ठीक है, तो राउट हमने यहाँ पे एक नया रूट बता दिया, बुक अंडरस्कोर एड पाथ दे दिया इसका। और यहाँ पे एड बुक, ये आप ध्यान देना ऊपर इंपोर्ट नहीं होता, तो आप इसको इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, ये ऊपर इंपोर्ट होना ज़रूरी है। ये कॉमा JSX क्यों आ गया, कुछ फाइल का नाम यहाँ पे गड़बड़ हुआ है हमारा, तभी हमें हिंट नहीं आ रहा था। हम्म हम्म, इस एड बुक, हाँ ये फाइल का नाम में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसीलिए मेरा हिंट नहीं आ रहा था। एक काम करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। एक बार ये फाइल को मैं रीनेम कर देता हूँ। अच्छा, ये कॉमा लगा दिया है मैंने गलती से डॉट की जगह, एड बुक डॉट JSX। ठीक है, अभी सही है, इसीलिए मुझे हिंट नहीं आ रहा था। अब सही हो गया। हम्म, अभी सही है। तो अब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, तो ये आ गया एड बुक, है ना। अदरवाइज कॉमा JSX कुछ लिख के आ रहा था। तो प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि गलती से वहाँ पे डॉट की जगह कॉमा आ गया था, है ना। अब अगर मैं RFC वगैरह यहाँ पे लिखूंगा ना, तो ये हमें ऑप्शन आएगा उसका, पहले नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये आ रहा है ना। तो वो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी क्योंकि आपने एक्सटेंशन सही नहीं दिया था, आपने डॉट नहीं लगाया था फाइल में, डॉट JSX लगाना था, बट कोमा JSX आ गया था। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे डिज़ाइन को बनाते चलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, एप डॉट JSX के अंदर ये पाथ बता दिया, राउट बता दिया। और ये राउट हमें कहाँ पे बताना पड़ेगा, हेडर के अंदर, क्योंकि हेडर के अंदर ही हमारे सारे ये नेव बार है पूरा।
तो एड ऑथर हो गया, मैनेज ऑथर हो गया, अब ये हमारा बुक, एड बुक। तो यहाँ पे हम दे देंगे स्लेश एडमिन स्लेश बुक अंडरस्कोर एड, जो हमने यहाँ पे बताया होगा। तो अब हम इस पेज पे जा सकते हैं, हालांकि शायद अभी, हाँ यहाँ पे फॉर्म आ गया हमारा, एड ऑथर लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं और इसको फुल साइज का कर लेते हैं इस फॉर्म को, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो इसको बनाते हैं फुल साइज का। ठीक है, ये सब कलर वगैरह हम वही रखते हैं जो दिया हुआ है। कंटेनर रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया, इसमें कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे हम कर देते हैं एड ऑथर की जगह एड बुक। ठीक है, एड ऑथर की जगह मैंने दे दिया एड बुक। एंड आइकॉन मुझे कौन सा यूज़ करना है, कोई बुक से रिलेटेड आइकॉन यूज़ कर लूँगा, लाइक FA बुक का यूज़ कर लिया, तो ये बुक का आइकॉन आ गया। और यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट, यहाँ पे क्या लिख दें, क्रिएट न्यू बुक बाय फिलिंग दी फॉर्म बिलो। ठीक है, सही है, ऐसा लिख देते हैं जो भी लिख के आ रहा है, क्रिएट न्यू बुक बाय फिलिंग दी फॉर्म बिलो। ठीक है, तो इस फॉर्म को भर के हम एक नया बुक रिकॉर्ड ऐड करेंगे। ओके, अब जैसे कि मुझे, मेरे पास एक ही रो है, मतलब एक रो है, रो के अंदर एक ही कॉलम है, मल्टीपल कॉलम्स नहीं है, तो मैं गैप की मुझे ज़रूरत नहीं है, गैप में हटा देता हूँ। इसकी जगह मैं चाहूँ तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा देता हूँ, ताकि हमारा फॉर्म जो है सेंटर में आ जाए इस तरीके से। और एक ही कॉलम बना लो, या तो बिना कॉलम के भी बना सकते हो, या तो इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 10 साइज का हो गया। और क्या इंट आ रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है लार्ज स्क्रीन पे 8 का हो जाए, मीडियम पे 10 का हो जाए, ऐसा भी कर सकते हो। बट ठीक है, मैंने बस 10 दे दिया, मीडियम या मीडियम से ज़्यादा पे हमने बता दिया 10 का रहे। ओके, यहाँ पे हमने बता दिया कार्ड बॉर्डर ज़ीरो शेडो, इसको ऐसा ही रखा। फॉर्म, अब ये देखो, ये हमारे पास फॉर्म है, तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन लगानी है, क्योंकि मेरा ड्रॉप डाउन वाला जो डेटा है, जब तक वो लोड नहीं होगा तो मुझे फॉर्म में चाहता हूँ नहीं दिखाना है मुझे, है ना। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक कंडीशन, कार्ड बॉडी पैडिंग दे दिया। यहाँ पे अब मैंने एक कंडीशन लगा दी, लोडिंग ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, लोडिंग ड्रॉप डाउन्स वाली मैंने कंडीशन दे दी, लोडिंग ड्रॉप डाउन्स। और ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास कोड हमें जो मिल रहा है उसको हम अगर यूज़ करें। हम्म तो देखो, यहाँ पे हमारी ये कंडीशन हो गई, लोडिंग ड्रॉप डाउन्स। अगर इसमें हमें क्या मिला, ट्रू मिला, इसमें अगर ट्रू मिलता है तो हमने एक डिव बनाया, और डिव में हमने दे दिया टेक्स्ट सेंटर, मार्जिन दे दिया ऊपर नीचे से 5 का, और एक स्पिनर हमने यहाँ पे दिखा दिया, स्पिनर बॉर्डर, और उसको प्राइमरी कलर दे दिया, मतलब ब्लू कलर आ जाए। डिव को यहीं पे बंद कर दिया। अब ये हमारा, देखो हमने इसको स्टार्ट किया, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमें एंड भी करना पड़ेगा। तो ये हमने कंडीशनल रेंडरिंग करवा दिया, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। अगर इसमें ट्रू होगा तो हमें ये दिखाना है, और अगर इसमें फॉल्स होगा तो हमें फॉर्म को दिखाना है। ठीक है, अगर इसमें ट्रू होगा, जैसे रिक्वेस्ट जाएगी, हमारा डेटा फैच होगा ऑथर्स का और कैटेगरीज का, तो जब तक वो डेटा लेके आ रहा है बैकएंड से, तब तक हमें स्पिनर दिखाई दे, और डेटा जब आ जाए तो हमारा फॉर्म रेंडर हो जाए। ठीक है, डेटा जब आ जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो हमारा फिर फॉर्म रेंडर हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्म हमारा कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो मुझे एक तो ये वाला ब्रैकेट एंड करना है, और ये
कर्ली ब्रैकेट वाला एंड करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमने दो स्टार्ट किए थे यहाँ पे, ये एक तो ये वाला एंड होगा और एक ये कर्ली ब्रैकेट हमारा एंड हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब फॉर्म को थोड़ा सा सही करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तुरंत ही आ रहा है अभी। ओके, अब फॉर्म में चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म में हमने एक हैंडल सबमिट बनाया और यहाँ पे एक डिव बनाया। लेबल लेबल में हमने ऑथर नेम की जगह क्या क्या कर दिया, बुक नेम कर दिया। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से हमें फॉर्म बनाना है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर रो कॉलम का कंसेप्ट यूज़ कर सकता हूँ। जैसे पहली रो में मुझे 6 साइज के दो कॉलम हमें बनाने हैं। पहले कॉलम में हमें बुक का नाम के लिए फील्ड बनाना है, दूसरे कॉलम में मुझे कैटेगरी के लिए कॉलम बनाना है 6 साइज का, है ना। और लास्ट वाली रो में अगर देखूं तो 4 4 साइज के 3 कॉलम बनाने हैं। तो हमने देख लिया, डिज़ाइन हमारे दिमाग में है और उस हिसाब से हम बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये हमने डिव तो बनाया है, बट इसको अभी हम यहाँ से अगर कट करें। ठीक है, डिव को मैंने कट कर दिया और यहाँ पे मैंने एक और डिव बनाया रो के लिए, डिव। और यहाँ पे मैंने ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर मैंने दे दिया रो, और गैप दे दिया 3 का। ठीक है, रो गैप दे दिया 3 का, और इसके अंदर मैंने बना लिया अपना ये कॉलम। ठीक है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा। मार्जिन मार्जिन का तो मार्जिन तो देख लेंगे अभी। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम मीडियम 6 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने ये डिव बनाया। ठीक है, देखो ये रो है, रो के अंदर हमारा ये डिव है, और इसका हमने साइज क्या दिया है, रो के अंदर हमारा ये कॉलम हो जाएगा 6 साइज का। उसके अंदर हमने लेबल दे दिया बुक नेम। फॉर्म लेबल स्मॉल फॉन्ट वेट मीडियम रख देते हैं, और यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट। क्लास नेम दे दिया फॉर्म कंट्रोल, ताकि हमारा बूट स्ट्रिप का स्टाइलिंग उसमें आ जाए, फुल विड्थ का हो जाए। प्लेस होल्डर में मैंने दे दिया कोई बुक का आप नाम यहाँ पे दे सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे मैंने लिख दिया द ग्रेट गेट्स बाय, कुछ भी दे सकते हो। पाइथन दे दिया मैंने, पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर पाइथन फॉर बिगिनर्स। ठीक है, कोई एग्जाम्पल दे दिया, बुक का नाम आप दे सकते हो पाइथन फॉर बिगिनर्स, और इसको रिक्वायर्ड कर दिया। और यहाँ पे हम इसको बाइंड कर देंगे टाइटल हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उससे। ऑन चेंज पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं सेट, हाँ ठीक है, ऑन चेंज। जैसे ही हम यहाँ पे तो हमने बाइंड कर दिया, जो हमारे स्टेट वेरिएबल में होगा वो वैल्यू में आएगा। और सिमिलरली जैसे ही हम चेंज करेंगे स्टेट, जैसे ही अपडेट स्टेट हमारा अपडेट होगा जैसे ही हम टेक्स्ट फील्ड में कुछ चेंज करेंगे, कुछ टाइप करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड में हमने जो भी लिखा वो हमारे स्टेट वेरिएबल में सेट हो जाएगा, और वही हमें डिस्प्ले होगा। रिक्वायर्ड लगा दिया, एंड उसके अलावा क्या लगा सकते हैं, प्लेस होल्डर भी दे दिया। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट हम यूज़ करते रहेंगे। ये हमारा एक रो हो गया, रो के अंदर ये कॉलम हो गया। तो इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब 6 साइज का मैं दूसरा कॉलम बना लूँगा। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऊपर हमारा ये बुक का टाइटल देने के लिए, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, बुक का कैटेगरी के लिए हमें क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया कैटेगरी।
कैटेगरी, और कैटेगरी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट का यूज़ कर लेंगे। इनपुट की जगह हम सेलेक्ट का यूज़ कर लेंगे, और सेलेक्ट में हम टाइप तो यूज़ करते नहीं है। सेलेक्ट में हम फॉर्म कंट्रोल की जगह क्या यूज़ करते हैं, फॉर्म सेलेक्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म सेलेक्ट को यूज़ कर लिया। प्लेस होल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट ओपन किया, और सेलेक्ट को मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सेलेक्ट टैग होता है वो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो मैंने सेलेक्ट को ओपन किया, क्लोज किया। इसमें हमने रिक्वायर्ड लगा दिया। ठीक है, रिक्वायर्ड कर देते हैं, और क्लास नेम दे दिया फॉर्म सेलेक्ट। वैल्यू, वैल्यू में हमने दे दिया कैटेगरी। ठीक है, जो हमारा कैटेगरी स्टेट वेरिएबल था वो हमने यहाँ पे कैटेगरी से इसको बाइंड कर दिया। और जैसे ही हम कोई ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा स्टेट वेरिएबल हम अपडेट करवा देंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली सेलेक्ट के अंदर। अब इसके अंदर हम ऑप्शंस देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन के लिए हम सेलेक्ट को बनाते हैं, तो ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया। मुझे कुछ मार्जिन देना चाहिए था। ठीक है, मार्जिन बॉटम से हमें देना चाहिए था। हम्म, तो सेलेक्ट के अंदर हम ऑप्शंस बना लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू सेलेक्ट कैटेगरी। फिर यहाँ पे हमने लगा दिया, ये सेलेक्ट हमारा दो बार क्यों आ गया। ठीक है, सेलेक्ट हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसमें हमने ऑप्शन में दे दिया, पहला ऑप्शन तो कुछ इस तरीके से आएगा, सेलेक्ट कैटेगरी, और उसके बाद हमें यहाँ पे कैटेगरीज को दिखाना है। तो हमने लगा दिया कैटेगरीज डॉट मैप। एक एक करके हमारे पास कैटेगरी CAT के अंदर आती जाएगी। और ऑप्शन में हमने की दे दिया कैटेगरी का ID। वैल्यू में हमने दे दिया कैटेगरी डॉट ID, और यहाँ पे हमने कैटेगरी का नाम दिखा दिया। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन बैकएंड से हमारा डेटा आ क्यों नहीं रहा। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। कैटेगरी का डेटा यहाँ पे आ नहीं रहा। तो चेक करते हैं बैकएंड पे क्या कुछ इधर आ रही है क्या। यहाँ पे तो 200 दिखा रहा है, मतलब सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑथर्स का डेटा भी आ रहा है, कैटेगरीज का डेटा भी आ रहा है, बट डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा। तो इसको एक बार हमें अच्छे से चेक करना पड़ेगा। क्लास नेम दे दिया फॉर्म सेलेक्ट, रिक्वायर्ड लगा दिया, वैल्यू दे दिया कैटेगरी, ऑन चेंज पे हमने दे दिया सेट कैटेगरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। फिर उसके बाद ऑप्शन टैग में हमने दे दिया सेलेक्ट कैटेगरी, और यहाँ पे दे दिया कैटेगरीज डॉट मैप कैटेगरी। फिर यहाँ पे ऑप्शन, जितनी कैटेगरीज होंगी उतनी बार हमारा ऑप्शन टैग क्रिएट हो जाएगा। हम्म, तो यहाँ तो मुझे सब सही लग रहा है, बट फिर भी हमारा डेटा वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। हम्म, ठीक है, चलो पहले इस फॉर्म को पूरा बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि डेटा हमारा लोड क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, ये डिव हमारा यहाँ पे शायद मिसिंग है। नहीं, डिव तो सही है।
ठीक है, डिव हमारा ऑलरेडी है यहाँ पे। ये हमारा डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसके बाद हम एक और फील्ड बना लेते हैं ऑथर्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया और नेक्स्ट हम इसी तरीके से या तो पहले ऑथर सेलेक्ट करने के लिए हम बना सकते हैं ड्रॉप डाउन। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये ऊपर हमारा कैटेगरी के लिए था और नीचे हमारा ये ऑथर के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑथर। तो ये एक और हमारा ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ठीक है, ये एक और हमारा ड्रॉप डाउन आ गया। एंड इसमें हम क्या कर देंगे, कैटेगरी के बाद हम यहाँ पे कर देंगे, नहीं कैटेगरी, अच्छा इसको मैंने कैटेगरी से बाउंड कर दिया है, यहाँ पे कैटेगरीज रहेगा, सॉरी। नहीं ये भी सही है। ठीक है, ये तो ठीक है, कैटेगरीज तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे ऑथर्स के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ऑथर। जो हमारा ऑथर स्टेट वेरिएबल था उससे हमने बाइंड कर दिया और ऑन चेंज पे हमारा आ जाएगा सेट ऑथर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे हमने ऑप्शन में दे दिया वैल्यू सेलेक्ट ऑथर ऑथर्स डॉट मेप। ऑथर एक एक करके हमारा जो ऑथर है वो ओथ नाम के वेरिएबल में आते जाएगा। और यहाँ पे हमने सारे के सारे जो ऑथर हैं उनका आईडी हमने वैल्यू में यूज़ कर लिया और डिस्प्ले करवा दिया हमने नाम। ओके, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम मॉडल्स के अंदर हमें देखना पड़ेगा फील्ड क्या था हमारा। कैटेगरी के अंदर नेम फील्ड था, ठीक है, ऑथर के अंदर भी नेम फील्ड था, ये तो सही है। ठीक है, देखते हैं ऑथर के अंदर डेटा आया, ऑथर के अंदर डेटा आ रहा है, कैटेगरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कैटेगरीज के अंदर हमारा डेटा तो है। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज हमारे पास हैं। साइंस नॉवल प्रोग्रामिंग, साइंस नॉवल प्रोग्रामिंग तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो शायद ऊपर हमने कुछ मिस्टेक की है, ऊपर हम चेक कर लेते हैं क्या हमने मिस्टेक किया है। ये हमने ऑथर्स बनाया था और ये था हमारा कैटेगरीज। ऑथर्स कैटेगरीज दोनों के अंदर शुरू में नल है, ब्लैंक हमारा एरे है दोनों के अंदर। ऑथर्स का डेटा कैटेगरीज का डेटा दोनों हमें मिलेंगे। कैटेगरीज, कैटेगरीज तो हमारी सारी की सारी एक्टिव हैं। ठीक है, ये दोनों हमने सेट तो करवा दिए हैं। कैटेगरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फिल्टर सी डॉट इज अंडरस्कोर एक्टिव। एक्टिव कैटेगरीज के अंदर हमारा डेटा गया, उसको हमने यहाँ पे सेट करवा दिया और ये हमने ऑथर रिस्पॉन्स को भी सेव करवा दिया। कैटेगरी, अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, ऑथर रिस्पॉन्स हमें पहले रखना पड़ेगा। पहले हमने ये वाले एपीआई को कॉल किया है तो यहाँ पे ऑथर रिस्पॉन्स आएगा और यहाँ पे आएगा हमारा कैटेगरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑथर रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारा कैटेगरी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी आ गई और ये हमारे सारे ऑथर्स आ गए, अब सही आ रहा है। तो ये हमने इनकी पोजीशन गलत लिख दी थी, जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे एपीआईज को कॉल किया है उसी
ऑर्डर में हमें ये रिस्पॉन्स को गेट करना पड़ेगा। ओके, तो अब हमें ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। अब आगे का हम फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फॉर्म का डिज़ाइनिंग हम आज पूरा कर लेते हैं। ऑथर हो गया। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट हमें ISBN नंबर लेना है। तो उसका साइज भी हम 6 रख देते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और एक 6 साइज का कॉलम और बना लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे मुझे ISBN नंबर लेना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ISBN नंबर। एंड ISBN नंबर के लिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, इसको पूरा एक काम करते हैं, हटाते हैं। इसको पूरा हटा के हमने बना दिया हमारा इनपुट कंट्रोल बना दिया। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास नेम हमने यूज़ कर लिया फॉर्म कंट्रोल। प्लेस होल्डर में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, ये एग्जांपल दिखा रहा है ISBN, आप इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, प्लेस होल्डर देना हो तो दे सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या फिर मैंने लिख दिया यूनिक ISBN नंबर, यूनिक ISBN नंबर रिक्वायर्ड कर दिया। वैल्यू में मैंने ISBN दे दिया। ये हमने बाइंड कर दिया स्टेट वेरिएबल से। और जैसे ही हम चेंज करेंगे, ऑन चेंज पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हम इनपुट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये इनपुट कंट्रोल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ऑन चेंज पे हमने बता दिया कि जैसे ही हम चेंज करेंगे तो हमारा स्टेट अपडेट होगा। ठीक है, और ये हमारा जो div था, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके आगे मुझे क्या बनाना है, इसके आगे मुझे चाहिए प्राइस, क्वांटिटी और बुक कवर। अगर ये नीचे टेक्स्ट जो लिखा है ISBN मस्ट बी यूनिक फॉर ईच बुक, ये आप चाहो तो लिख सकते हो एक पैराग्राफ के अंदर। तो इसी के नीचे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ISBN मस्ट बी यूनिक, ISBN मस्ट बी यूनिक फॉर ईच बुक। ठीक है, ISBN मस्ट बी यूनिक फॉर ईच बुक। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लास दे दिया, क्लास नेम, और इसको मैंने कर दिया स्मॉल, स्मॉल टेक्स्ट म्यूटेट कर दिया। ठीक है, मार्जिन मैंने हटा दिया, कोई मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, 0 मार्जिन कर दिया नीचे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम 4 साइज के कॉलम्स बनाएंगे। तो इसको मैंने पूरा कॉपी कर लिया। ठीक है, उसी रो के अंदर हम सब बना रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक और हमारा नीचे कॉलम आ गया 6 साइज का। बट मुझे यहाँ पे 4 साइज के 3 कॉलम चाहिए। तो मैंने 4 साइज दे दिया, तो ये छोटा हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे कोई पैराग्राफ वगैरह की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पैराग्राफ तो मैंने हटा दिया। पैराग्राफ हटाने के बाद ISBN के बाद हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं प्राइस। और प्राइस के लिए हमारा इनपुट टाइप हम यूज़ कर सकते हैं नंबर। तो मैंने यहाँ पे नंबर का यूज़ कर लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। और प्लेस होल्डर तो नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है। नंबर में हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा प्लेस होल्डर
प्लेस होल्डर रख सकते हैं क्या? ठीक है, प्लेस होल्डर में हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बता देता हूँ कि कम से कम देखो बुक रहेगी तो जीरो कम से कम डालो आप, अगर फ्री का भी है तो जीरो डालो। और स्टेप, स्टेप में आप बता सकते हो, अगर आप चाहते हो डेसिमल वैल्यूज़ भी हम ले पाएँ तो स्टेप में आपने इस तरीके से दे दिया 0.01। इससे क्या होगा कि हम डेसिमल वैल्यू भी इनपुट कर पाएंगे। प्लेस होल्डर देना हो तो दे सकते हो, अदरवाइज हमने चलो एग्जाम्पल दे दिया प्लेस होल्डर, है ना, ये आ गया 199.99। और रिक्वायर्ड कर दिया, रिक्वायर्ड के अलावा ओन चेंज पे हम क्या कर देते हैं, वैल्यू, हाँ वैल्यू एक तो प्राइस दे दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे सेट प्राइस लगा दिया। ये दोनों चीज़ें हमारी अपडेट हो गई। ठीक है, तो ये प्राइस फील्ड भी आपको समझ में आ गया, हमने प्राइस के साथ इसको अपडेट कर दिया। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और प्राइस के बाद नेक्स्ट हम बना लेंगे, प्राइस के बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट हमारा आएगा क्वांटिटी के लिए। क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस के बाद हमारा आ जाएगा क्वांटिटी। और क्वांटिटी के लिए हमने सिंपल यहाँ पे भी नंबर ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, फॉर्म कंट्रोल। और क्वांटिटी तो हमारा डेसिमल में नहीं रहेगा, तो स्टेप को हम हटा लेते हैं। स्टेप को मैंने हटा दिया, स्टेप चाहो तो 1 रख सकते हो। ठीक है, मिनिमम 0 दे दिया। और क्वांटिटी देखो मिनिमम क्या रहेगा, 0, हाँ 0 हो सकता है। ठीक है, स्टेप में 1 दे दिया। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में अभी हटा देता हूँ, एग्जाम्पल हमें दिखा रहा है तो हम ले लेते हैं 50। रिक्वायर्ड कर दिया, वैल्यू हमने दे दिया, प्राइस नहीं, इस बार हमें क्या लेना है, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा अपडेट हो गया। नंबर, फॉर्म कंट्रोल, क्वांटिटी के लिए नंबर ले लिया, मिनिमम 0, स्टेप 1 दे दिया, एक एक करके ये ऊपर नीचे होगा। और यहाँ पे हमने डेसिमल लिया था तो ये डेसिमल के फॉर्म में होगा। और उसके अलावा प्लेस होल्डर ये हमने दे दिया, इनिशियली हमें ये दिखेगा वाटरमार्क की तरह। वैल्यू में हमने क्वांटिटी से इसको बाइंड कर दिया, और जैसे ही हम इसमें टाइप करेंगे, क्वांटिटी चेंज करेंगे, तो हमारा अपडेट हो जाएगा स्टेट वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वांटिटी के बाद हमारा आएगा बुक का कवर इमेज। इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया। और कॉपी करके अब हम बुक का जो कवर इमेज है उसको उसके लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कवर इमेज, बुक कवर। तो यहाँ मैंने दे दिया बुक कवर। और अब हम बनाएंगे फाइल फील्ड। तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल, इसको हटा देंगे। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल यूज़ कर लिया। और एक्सेप्ट में हम लगा देंगे इमेज स्लेश। इसका मतलब क्या होता है, ओनली इमेजेस हम सेलेक्ट कर पाएँ, अदरवाइज़ क्या होगा, कोई दूसरी फाइल भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक पीडीएफ हो गया या फिर वर्ड फाइल हो गया, कोई भी दूसरी फाइल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि ओनली इमेज को सेलेक्ट कर पाएँ, तो हमने दे दिया एक्सेप्ट के अंदर इमेज स्लेश स्टार।
रिक्वायर्ड इसको भी कर देते हैं, और वैल्यू के अंदर हम दे देते हैं वैल्यू। वैल्यू इसमें हम नहीं देते हैं, वैल्यू हमने हटा दिया। इसमें हम ओन चेंज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ओन चेंज में हमने लगा दिया सेट बुक कवर। सेट बुक कवर हमने शायद कवर फाइल नाम से बनाया था, ये हमारे पास शायद प्रेजेंट नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है तो मैंने क्या बनाया था, कवर फाइल बनाया था आई थिंक मैंने। हम्म, हम्म, तो मैंने बनाया था सेट कवर फाइल नाम का, और इसके अंदर मैंने दे दिया ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और इसमें जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ना हम मल्टीपल फाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप फाइल सिलेक्ट करोगे तो हो सकता है आप मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर पाओ, है ना। हालांकि मैंने मल्टीपल वहाँ पे दिया नहीं है, बट ये हमें अपनी सेफ्टी के लिए, है ना, ये सेफ तरीका है कि हम बता देंगे कि केवल एक फ़ाइल हमें चाहिए, पहली वाली। अगर मैंने मल्टीपल फाइल्स को सेलेक्ट भी कर लिया तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे केवल पहली फ़ाइल चाहिए, तो यहाँ पे आप जीरो प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो ये फॉर्म तो हमारा पूरा डिज़ाइन हो गया। नीचे बटन को थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रो यहाँ पे एंड हुआ। अब ये हमारा बटन आ गया। बटन 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 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको एक डिव के अंदर डाल देते हैं। ये मैंने कट कर लिया इसको, पूरे बटन को मैंने कट करके एक डिव के अंदर रख लिया। ठीक है, ये मुझे ऑप्शन आ रहा है डिव का। ठीक है, मैंने डिव ओपन किया, डिव को क्लोज किया, और डिव में हमने क्या दे दिया, मार्जिन टॉप से 4 दे दिया है। और यहाँ पे मैं बटन को रख लूँगा, जो मेरा बटन था वो मैंने इस डिव के अंदर रख लिया। और यहाँ पे आप देखोगे बटन हमने बनाया सबमिट टाइप का, सब कुछ वैसा ही रखा, विड्थ 100 कर दिया, और डिसेबल्ड में वही लोडिंग लगा दिया। अगर लोडिंग की वैल्यू फॉल्स होगी तो हमें बटन दिखता रहेगा, जब लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी तो बटन हमारा डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, लोडिंग जब फॉल्स होगा तो बटन इनेबल रहेगा, और लोडिंग का वैल्यू जब ट्रू रहेगा तो बटन हमारा डिसेबल हो जाएगा। और जब लोडिंग का वैल्यू ट्रू होगा तो हमें यहाँ पे दिखाना है, एडिंग की जगह हम कर देते हैं सबमिटिंग। एडिंग भी लिख सकते हो, सबमिटिंग भी लिख सकते हो, सबमिटिंग। मैंने दिखा दिया सबमिटिंग, बटन हमारा, फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है, हमारी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो रही है। और यहाँ पे कर दिया एड ऑथर की जगह या तो एड बुक कर दो, या तो सिंपल सबमिट कर दो। ठीक है, सबमिट कर दिया मान लो, या एड बुक कर दो, जो भी आपको दिखाना हो। एड बुक ही रख दिया मैंने यहाँ पे। और आइकॉन आप चाहो तो एफ ए प्लस का यूज़ कर लो, या चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हो। लाइक हमने दे दिया एफ ए चेक का दे दिया, है ना। जो भी आइकॉन आपको देना हो दे सकते हो। प्लस का भी ठीक है, प्लस का रखना हो तो प्लस का रख देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्म तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन हो गया है। और यहाँ पे कैटेगरी भी आ रही है, ऑथर भी आ रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एपीआई बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एपीआई बना के इसको स्टोर करवाते हैं डेटा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।